हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद मिथिलेश में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग हिंदी व्याकरण सीरीज़ को जारी रखे हुए हैं। तो हिंदी व्याकरण सीरीज़ के इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समास के दो भेदों अव्ययी भाव समास और द्विगु समास को हम लोग पढ़ चुके हैं और आज बारी है कर्मधारय समास की। कर्मधारय दोस्तों, कर्मधारय समास क्या होता है? तो वह समास जिसका प्रथम पद यानी पहला पद, उत्तर पद यानी दूसरा पद, वह समास जिसके पहले पद एवं दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, ऐसा समास जिसके प्रथम पद एवं द्वितीय पद में विशेषण एवं विशेष्य का संबंध हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे हम कहें नील गगन। नील गगन में पहला शब्द विशेषण है, तो गगन क्या है? विशेष्य है। दोस्तों, विशेष्य और विशेषण क्या होता है? विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण ऐसा शब्द जो विशेषता बताता है। विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण और जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष। यानी कर्मधारय समास में कोई एक पद विशेषण होगा तो कोई दूसरा पद विशेष्य होगा। यानी जहाँ पर विशेषण और विशेष्य के शब्दों का मेल होगा वहीं पर बनेगा हमारा कर्मधारय समास। जिसके प्रथम पद एवं उत्तर पद में विशेषण एवं विशेष्य का संबंध हो, वहाँ पर होता है कर्मधारय समास। जिस समास के प्रथम पद एवं द्वितीय पद में विशेषण एवं विशेष्य का संबंध हो, विशेषण एवं विशेष्य का संबंध हो कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कहलाता है। जिस समास के प्रथम पद एवं द्वितीय पद में विशेषण एवं विशेष्य का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। इसको हम उदाहरण की मदद से समझेंगे तो इस परिभाषा को और अच्छे से स्पष्ट कर पाएंगे। जैसे हम लिखे चरण कमल। दोस्तों, चरण माने पैर। चरण तो है, लेकिन कैसा चरण है? कमल के समान है। ये हो गया आपका विशेषण विशेष, और ये हो गया आपका विशेषण। कमल के समान चरण, ऐसा चरण जो कमल के समान हो, चरण कमल हो। वो आम चरण नहीं है, एक ऐसा चरण है जो कमल के समान है। यानी एक पद विशेषण तो दूसरा पद विशेष्य हो गया। यहाँ पर चरण कमल हो गया। कमल नयन माने आँखें। आँखें तो हैं, नैना तो हैं, लेकिन वो नैना कमल के समान है। यानी जो नयन कमल के समान हो वही तो कमल नयन है। यानी कमल नयन मतलब कमल के समान आँखें। यानी एक पद विशेषण तो दूसरा पद विशेष, एक विशेष है तो दूसरा विशेषण है। एक विशेषता बताने वाला है तो एक ऐसा है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो कर्मधारय समास। मृगनयनी। मृगनयन का मतलब हिरण के समान आँखों वाले, हिरणी। हिरण के समान आँखों वाली को कहते हैं मृगनयनी। मृगनयन
आँखें तो हैं लेकिन वो आम आँखें नहीं है हमारी तुम्हारी तरह, वो आँखें हैं मृग के समान, मृग नयनी। तुम्हारी आँखों की तरह और हमारी आँखों की तरह तो बिल्कुल नहीं है, वो आँखें हैं मृग नयन, मृग नयनी, मृग नयन। आँखें तो हैं लेकिन मृग के समान। चंद्रमुख, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। मुख तो है लेकिन वो मुख कैसा है? चांद के समान है, चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान मुख वाली चंद्रमुखी। कर्मधारय समास। नीलगाय, नीलगाय भाई वो आम गाय नहीं है, वो बहुत ही विशिष्ट गाय है, बहुत प्रसिद्ध गाय है। ऐसा गाय है जो नीला है, हमारे और आपके गाय की तरह नहीं है, वो नीला गाय है, इसीलिए उसको नील गाय कह रहे हैं। नील जो है विशेषण हो गया और गाय विशेष हो गया, विशेषण और विशेष का संबंध है। मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीनाक्षी को यदि हम संधि विच्छेद करें तो मिन प्लस अच्छी। मिन मतलब मछली, अच्छी मतलब आँखें। आँखें तो हैं लेकिन मछली की तरह गोल गोल आँखों वाली, मछली की तरह गोल गोल आँखों वाली लड़की को मीनाक्षी कहते हैं। मीनाक्षी, आँखें तो हैं लेकिन मछली की तरह गोल गोल हैं। कर्मधारय समास। कुकर्म, कुकर्म भाई ऐसा कुकर्म क्यों कर रहे हो? तुम जानवर हो गए हो क्या? कुकर्म, कर्म तो है लेकिन वो कु है, बुरा है, बुरा कर्म, यानी कर्मधारय समास। सुकर्म, सुकर्म, कर्म तो है लेकिन कैसा है? सु है, अच्छा है, अच्छा कर्म। लाल सुर्ख, दोस्तों इसको बताने से पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं और आप लोगों को और अच्छे से समझाते हैं। दोस्तों हम आप लोग जानते होंगे कि कुछ लोग किसी को बोलते हैं काला कलूटा, वह तो एकदम काला कलूटा है। तो काला कलूटा का मतलब क्या होता है? भैया वो काला नहीं है, वो बहुतय काला है। तो जो व्यक्ति बहुतय काला हो उसको कहते हैं काला कलूटा। लेकिन कोई चीज़ यदि एकदम बहुतय सफ़ेद हो, बहुतय नीला हो, बहुतय लाल हो, बहुतय पीला हो, बहुतय काला को, बहुत काला को तो हम लोग कह दे रहे हैं, क्या कहते हैं कि काला कलूटा। लेकिन कोई चीज़ जब बहुत सफ़ेद हो तो उसको क्या कहेंगे? बहुत नीला हो तो उसको क्या कहेंगे? जैसे हम लोग कहें लाल सुर्ख, लाल सुर्ख, भैया वो लाल है लेकिन ऐसा वैसा लाल नहीं है, वो बहुत लाल है। लाल सुर्ख का मतलब बहुत लाल। लोग नहीं कहते हैं कि तुम्हारे होठ तो एकदम बहुत ज़्यादा लाल हैं, लाल सुर्ख है। लाल सुर्ख अधर तेरे जब मेरे अधरों से टकराते हैं, इस धरा की बात ही छोड़ो, स्वर्ग सा सुख हम पाते हैं। अधर मतलब होता है होठ। तो दोस्तों लाल सुर्ख का मतलब अत्यधिक लाल, अत्यधिक लाल। हरा कच्च, यहाँ पर विशेषण का ही विशेषता बताया जा रहा है, यानी जहाँ पर विशेषण की ही विशेषता बताया जाए वहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा। लाल है लेकिन अत्यधिक लाल है, लाल सुर्ख। हरा कच्च, हरा तो है लेकिन अत्यधिक हरा है। सफ़ेद फक, सफ़ेद फक, सफ़ेद फक का मतलब क्या होता है? सफ़ेद तो है लेकिन अत्यधिक सफ़ेद है। यहाँ पर सफ़ेद की भी विशेषता बताया जा रहा है, विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है, यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाला जहाँ पर शब्द आ जाए वहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा। सफ़ेद फक। पीला जर्द, पीला जर्द, पीला जर्द का मतलब ऐसा वैसा पीला नहीं है, बहुत पीला है। पीला जर्द का मतलब बहुत पीला है, पीला है, पीला का भी विशेषता बता दिया, बहुत पीला है। पीला जर्द है, काला कलूटा है, काला कलूटा, ऐसा वैसा काला नहीं है, बहुत काला है, कोयले की तरह। जैसे हम किसी को कहें तुम तो बहुत काला, तुम तो काला कलूटा हो, इसका मतलब तुम बहुत काले हो। नीला झक,
नीला झक का मतलब होता है आम नीला नहीं, बहुत नीला, अवतार मूवी में जैसा दिखाई देता है वैसा नीला। नीला झक, अत्यधिक नीला। उड़न तस्तरी, उड़न तस्तरी, कोई मिल गया में रहता है उड़न तस्तरी। दोस्तों तस्तरी तो है, लेकिन ऐसी वैसी तस्तरी नहीं है जिसमें तुम खाना खाते हो, वो उड़ने वाली तस्तरी है, उड़न तस्तरी। तो दोस्तों कर्मधारय समास को हम लोगों ने पढ़ लिया, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुव्रीहि समास को। आप लोगों को कर्मधारय समास अच्छे से समझ में आया होगा। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। दोस्तों दोस्तों हम बहुत को कभी कभी बहुत ही बोल रहे हैं, मजाक में बोल रहे हैं। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है दोस्तों? ऐसा समास जिसका कोई पद प्रधान न हो। अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे थे, ए पद प्रधान हो, ओ पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, लेकिन बहुव्रीहि समास में ऐसा समास जिसका कोई पद प्रधान न हो, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करें। जिसका कोई पद प्रधान न हो बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करें, वह होता है बहुव्रीहि समास। मेरे बोलने का मतलब कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। जैसे हम कहें, यह परिभाषा लिख लेते हैं, ऐसा समास, ऐसा समास जिसका कोई पद प्रधान न हो, ऐसा समास जिसका कोई पद प्रधान न हो बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करे तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। ऐसा समास जिसका कोई पद प्रधान न हो बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करे तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। इसको हम उदाहरण की मदद से इस परिभाषा को समझते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा लंबोदर। दोस्तों लंबोदर का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसका उदर लंबा हो। लंबा है जिसका उदर, लंबोदर। लंबा है जिसका उदर, लंबोदर मतलब गणेश। दशानन,
10 हैं जिसके आनन, 10 हैं जिसके आनन, जिसके 10 आनन हो। 10 आनन किसके हैं? रावण के। 10 हैं आनन जिसके, अर्थात यहाँ पर यह रावण को तरफ इंगित कर रहा है। 10 और आनन मिलकर, 10 और आनन दोनों पद प्रधान हैं। दोनों पद प्रधान नहीं, कोई पद प्रधान नहीं है, बल्कि 10 और आनन मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर यानी रावण की ओर इशारा मार रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। महावीर, महावीर, महान है जो वीर, महान है जो वीर, महान है जो वीर। कौन सा वीर महान है? ऐसा कौन है जो महान है, जो वीर भी है महान भी है। यहाँ महा और वीर दोनों शब्द में से कोई भी शब्द प्रधान नहीं है, लेकिन दोनों मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर हनुमान जी की ओर इशारा मार रहे हैं। ये दोनों मिलकर हनुमान को इशारा मार रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हो गया बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज, चतुर्भुज। दोस्तों ये वाला उदाहरण हमारे द्विगु समास में आया था। उस समय हमने इसको बताया था कि द्विगु समास है, लेकिन उसी के साथ हमने उस समय यह भी बताया था कि यह चतुर्भुज बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। यदि चतुर्भुज शब्द 4 भुजाओं वाले किसी आकृति की तरफ किसी 4 भुजाओं वाले किसी आकृति के बारे में बताएं तो भैया वह हो गया द्विगु समास। लेकिन ये चतुर्भुज किसी चतुर, 4 और भुजा ये दोनों मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करें, यानी भगवान विष्णु की तरफ इशारा करें, तो यह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। 4 हैं भुजाएं जिसकी, 4 हैं भुजाएं जिसकी। 4 भुजाएं किसकी है भैया? 4 भुजाएं हैं, कौन है वो? विष्णु, विष्णु देवता। चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी। पंकज, पंकज का मतलब पंक और ज। पंक का मतलब होता है कीचड़, ज का मतलब होता है जन्मा। ऐसा कोई चीज जो कीचड़ में जन्मा हो। पंक और ज मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा कर रहे हैं, लाइन मार रहे हैं, तो वहां पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। पंक और ज मिलकर, दोनों मिलकर किसकी ओर इशारा कर रहे हैं भैया? कमल। कीचड़ में कौन जन्म लेता है? कमल। तो कमल को कहते हैं पंकज। पंक और ज मिलकर तीसरे अर्थ की ओर इशारा कर रहे हैं, तो यहाँ पर जाए बहुव्रीहि समास। पंकज। घनश्याम, घन का मतलब होता है बादल, श्याम का मतलब होता है काला। यहाँ पर ये दोनों पद प्रधान नहीं हैं, ये दोनों मिलकर किसी, अब ऐसे अगर इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो कोई ऐसा चीज जो काला हो, घन हो, जो काला हो लेकिन घन के समान हो, जो बादल के समान काला हो, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। लेकिन ये दोनों किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा मार रहे हैं। ये दोनों किधर इशारा मार रहे हैं? ये दोनों इशारा मार रहे हैं श्री कृष्णा के ऊपर। तो घनश्याम, जो घन के समान काला है, जो घन के समान श्याम है, मतलब काला है, वह घनश्याम कौन है? कृष्णा है, कृष्णा जी, श्री कृष्णा जी। घनश्याम भगवान कृष्ण की तरफ अर्थ इंगित मार रहा है, लाइन मार रहा है। विषधर, भैया विषधर तो बहुत कुछ हो सकते हैं। जो विष को धारण करता है, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो विष को धारण करती हैं। यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब यही ना होगा, धर, धारण करने वाला, विष, विष को धारण करने वाला। लेकिन यहां पर यह तीसरे अर्थ की ओर इशारा कर रहा है।
या किसी भी अर्थ, किसी भी शब्द की तरफ, किसी भी व्यक्ति की तरफ इशारा नहीं कर रहा कि कोई आया मुंह उठा के उसकी तरफ इशारा कर दिया। ये किसी खास चीज़ के ऊपर, खास व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, और वह जीव है, खास जीव है सर्प। हम जब जब विषधर बोलेंगे तब तब सर्प को याद करेंगे। विषधर मतलब होता है विष को धारण करने वाला। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं विष को धारण करने वाली, लेकिन यहाँ उससे मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं है। हमें विषधर जब भी बोलेंगे सांप को अपने जेहन में लाएंगे। विषधर का मतलब होता है सर्प। तीसरे अर्थ की तरफ अर्थ इंगित कर रहा है। बीड़ा पाड़ी, एक हम उदाहरण लेते हैं, बीड़ा पाड़ी। बीड़ा पाड़ी दोस्तों, बीड़ा का मतलब होता है जो बजाने वाला होता है, बीड़ा। अब पाड़ी का मतलब होता है हाथ, जो अपने हाथ में बीड़ा को धारण किया है। भाई बीड़ा तो बहुत से लोग धारण करते हैं, हमारे कोचिंग में भी जहाँ सीखते हैं संगीत वहाँ पर भी बीड़ा धारण करने वाले हैं, वो भी अपने हाथ में बीड़ा लेकर बजाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि वो बीड़ा पाड़ी हो गए। बीड़ा पाड़ी का मतलब किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा कर रहे हैं। और बीड़ा पाड़ी हम किसको कहते हैं? सरस्वती को कहते हैं। आप ये मत सोच लेना कि जो जो लोग हाथ में बीड़ा लेकर टुनटुना रहे हैं वो बीड़ा पाड़ी हो गए ना। बीड़ा पाड़ी का मतलब जो हाथ में बीड़ा लिया हो, लेकिन वो हम किसी खास व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे हो, यानी सरस्वती। जब भी बीड़ा पाड़ी बोलेंगे सरस्वती को हम याद करेंगे। अब दोस्तों हम एक उदाहरण लेते हैं और उसको देख लेते हैं। जैसे हो गया, साक्षी पीतांबर सुखा रही है। एक और उदाहरण लेते हैं। साक्षी भगवान पीतांबर की, पीतांबर ही होता है हाँ, भगवान पीतांबर की पूजा कर रही है। दोस्तों इन दोनों उदाहरणों को देखिए। साक्षी पीतांबर सुखा रही है, इस पीतांबर में कौन सा समास है? साक्षी भगवान पीतांबर की पूजा कर रही है। दोस्तों पीतांबर का मतलब होता है पीला कपड़ा। पीला कपड़ा मतलब बोले तो पीतांबर। और पीतांबर हम एक और व्यक्ति को कहते हैं जो पीला वस्त्र धारण करता है। दुनिया में बहुत से लोग पीला वस्त्र धारण करते घूमते रहते हैं सड़क पर, लेकिन क्या सबको पीतांबर बोलेंगे? नहीं, हम किसी खास व्यक्ति की बात कर रहे हैं और वो खास व्यक्ति है भगवान विष्णु। यहाँ पर साक्षी पीतांबर सुखा रही है, इसका मतलब पीला कपड़ा सुखा रही है। पीला कपड़ा जैसे ही बोले वहाँ पर हो गया कर्मधारय समास, क्योंकि पीतांबर में पीला कपड़ा एक विशेषण है, एक विशेष्य है, कर्मधारय समास। यहाँ पर किसी तीसरे अर्थ की बात नहीं हो रही है, इशारा नहीं मार रहा किसी तीसरे अर्थ की ओर। लेकिन साक्षी भगवान पीतांबर की पूजा कर रही है। अरे भगवान पीतांबर पीला कपड़ा की पूजा थोड़ो ना कर रही है, वह तो उस पीतांबर की पूजा कर रही है जिसको हम पीतांबर कहते हैं। पीतांबर हम किसको कहते हैं? विष्णु को, क्योंकि वो पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। किसी को भी पीतांबर नहीं बोल देंगे। सड़क पर कोई पीला वस्त्र पहनकर घूम रहा है वो पीतांबर हो गया, नहीं, वो पीतांबर नहीं हुआ। वो जो है वही हुआ, कलुआ हुआ, ठलुआ हुआ, लेकिन वो पीतांबर नहीं हुआ। पीतांबर वही होगा जिसको हम पीतांबर समझते हैं। पीतांबर हम किसको समझते हैं? भगवान विष्णु को समझते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों आप लोगों को बहुव्रीहि समास समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।